सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम डे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को परमार वंश करवा रहा हूं गढ़वाल के, और उसमें हमारी जो टिहरी रियासत शुरू हो गई थी गोरखा कालीन के बाद से, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो इसके सेशन है ये आज लास्ट है, मतलब आज ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं इसके ऊपर आपको टिहरी रियासत के ऊपर 3 सेशन करवा चुका हूँ। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक तरीके से ये रिवीजन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, ताकि आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है या पहले नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों को रिवीजन करने में थोड़ी हेल्प हो सके। तो देखिए, गणराज्य में जो विकास के कार्य थे, है ना, कुछ जो विकास कार्य थे वो किस तरीके के हुए ये हम पढ़ेंगे, मुद्राएं पढ़ेंगे, और कुछ किताबें थी जो कि इतिहासकारों ने लिखे थे, और कुछ जो गढ़ थे आपको पता है कि 52 गढ़ हुए गढ़वाल में। इन 52 गढ़ों को मिलाया किसने? अजयपाल ने। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ेंगे, किताबों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इसके कुछ मुद्राएं और कुछ विकास कार्य, मतलब जो थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने करी उसके बारे में, क्योंकि प्रशासन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा दिया था। तो देखिए, उस टाइम पे भूमि कर जो था 7/8 था, राशि नगद के रूप में लेते थे, है ना। मतलब जो भूमि से जो कर लिया जाता था वो 7/8 होता था राशि का, और नगद लिया जाता था। इसको हम मामला या क्या बोलते थे? रकम बोलते थे, मामला या रकम। अब जागीर गांव से जागीरदार और मुआफी गांव से मुआफीदार कर के रूप में बरा और मामला लिया करते थे। तो बरा भी बोलते थे भाई इसको, और मामला भी बोलते थे किसको? जो हम कर लिया करते थे जागीर गांव से या मुआफी के गांव से। तो राज्य कर्मचारियों जैसे पड़ को पता पटवारी, पतरोल पतरोल जो आजकल जो फॉरेस्ट गार्ड है, आदि को गांव में बरा देने की प्रथा थी। तो क्या थी भाई? बरा देने की क्या थी? प्रथा थी। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा भी शुरुआत सुदर्शन शाह ने करा ना, कि अगर बाई चांस विवाद हो जाता है तो जो वादी होते हैं उनसे क्या शुल्क लेने की प्रथा भी सुदर्शन शाह ने अपने कार्यकाल में प्रारंभ की। प्रताप शाह ने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने के लिए, आज के उस टाइम पे क्या था कि आजकल तो फीस पड़ती है ना वकील की, पर उन्होंने कोर्ट फीस के रूप में टिकट लगाने की एक प्रथा शुरू कर दी, है ना। और साथ ही साथ आयात निर्यात कर वसूली के लिए जगह जगह पर चौकियां भी बनाई। किसने? प्रताप शाह ने। जिसमें वसूली का काम कौन करता था? मुंशी करता था। अब जो कस्टम सुपरिटेंडेंट था, जो मुंशियों के कार्य की देखभाल करता था, न्याय, वो क्या करता था? जो कस्टम सुपरिटेंडेंट था, जो मुंशियों के कार्य की क्या देखभाल भी करता था कि मुंशी लोग कैसा काम कर रहे हैं। न्यायालय भी आय के प्रमुख स्रोत हो गए उस टाइम पे। सुदर्शन शाह ने सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी नाम के न्यायालयों की क्या करी? स्थापना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुदर्शन शाह ने, है ना, न्यायालयों की जो स्थापना करी वो कौन कौन सी थी? तो सरसरी, कलेक्टरी, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी। नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवाद के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की, जिसका प्रमुख सेशन जज होता था। गढ़नरेश पशु चराने वालों से घी कर और चराई कर एवं वन कर वसूलते थे। एवं क्या वसूलते थे? वन कर वसूलते थे। अब गढ़वाली मुद्राएं, इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो ये लगा कि फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्राएं अपने कार्यकाल में चलाई, है ना। इसमें ये कहा जाता है कि एक तिमासी में 10 क्या थे? टका थे। 40 टका में क्या था? एक गढ़वाली रुपया था। 50 टका में एक फरुखाबादी क्या था भाई? रुपया था। तो टका और ये जो तिमासी थे ये बंद हो गए थे कहाँ? ब्रिटिश काल में। पौंड टूटी नाम का एक आयात निर्यात कर भी उस टाइम पे गढ़वाल में लगता था। अभी आपसे कहा था मैंने कि आयात निर्यात के लिए उन्होंने मुंशी नियुक्त कर दिए थे। और 4 तिमासी में क्या होता था? एक गढ़वाली या एक गोरखाली क्या होता था? रुपया होता था। तो ये उस मतलब उसकी जो मुद्राएं थी गढ़वाल में, तो ये अष्टकोण वाली रजत मुद्रा ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे ये भी कि 40 टका में एक गढ़वाली रुपए, और साथ ही साथ पौंड टूटी, जो कि पेपर में प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है ना। तो अब देखिए, इसके बाद में मैं आप लोगों के सामने कुछ एक, ये जो पंवार राजवंश से संबंधित साहित्य विवरण है ये है। इसकी पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पे दूंगा तो देखिए आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एक को पढ़ाना कोई समझदारी वाला काम नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ ना। कि एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि फतेह शाह जैसे ने कौन सी फतेह प्रकाश रतन कवि ने लिखी। तो कुछ किताबें जो है मैं आप लोगों को इस सेशन के बीच में करवा चुका हूँ कि
उनके कार्यकाल में किसने कौन सी किताब लिखी थी। लेकिन कुछ आपको पढ़ के जानी है, और यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है पेपर में, और अगर बनेगा तो कभी कभी वो ऐसा बन जाता है कि आप लोग उसको नहीं कर पाते। तो जैसे फतेह प्रकाश लिखी थी रतन कवि ने, प्रेम पथिक लिखी तोता कृष्ण गैरोला ने, जहांगीर विनोद लिखी भरत कवि ज्योतिक राय ने, है ना, रामायण प्रदीप लिखी मेधाकर शर्मा ने, उसी तरीके से गोरखवाणी लिखी सुदर्शन साहा ने, मानवोदय काव्य लिखी किसने, भरत कवि ने। ये किताबें आप लोगों को याद करके जानी है, और यहाँ से पेपर में पहले भी सवाल बनते आए हैं और आगे भी सवाल बनेंगे। तो ये टोटल 29 किताबें हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके आराम से याद कर सकते हैं। जैसे ये जय विजय का नाटक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि भवानी दत्त ने लिखा था। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ कवि शंकर ने लिखा। नरेंद्र हिंदू लॉ हरिकृष्ण रतुरे ने लिखा, है ना। तो इस तरह के जो जितनी भी किताबें हैं आप लोगों को एक बार जरूर याद करके चलनी है। जैसे एक बार ये भी पूछा हुआ था, शायद वीडियो में पूछा हुआ था या फॉरेस्ट गार्ड में, कि गुलदस्त त्वारिख ई कोह किसने लिखी थी, तो मियाँ प्रेम सिंह ने लिखी थी। तो ये जो इतिहास की किताबें हैं, जब ये टिहरी रियासत के समय जो किताबें लिखी गई थी, या गढ़वाल के परमार वंश के समय जो किताबें लिखी गई थी, ये आप लोगों को याद करके चलनी है ना। अगला देखिए, इसमें ये ध्यान रखना कि गोरखवाणी गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना थी जो कि सुदर्शन साहा ने लिखी थी। गढ़वाली गढ़वीर महाकाव्य सेनापति रिखोला लोधी था, आपको पता आधारित पुस्तक है ना। रिखोला लोधी जो है महिपति शाह के समय, है ना, माधो सिंह भंडारी रिखोला लोधी। प्रेम पथिक पुस्तक नरेंद्र शाह पर आधारित है। पवार कालीन रचित पवाड़ जीतू बगड़वाल पे, भानु भोपला पे, सूरज नाग पे, मालू राजुला पे और जगदेव पवार रणु रौत पे आधारित है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पढ़ के जानी है, और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को दी रहती है, पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ती है, जो कि पेपर में आता है तो कहीं ना कहीं हमसे क्या वो छूट जाता है। तो ये पीडीएफ के थ्रू दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करना और वहां से पढ़ लेना। अगला देखिए, ये गढ़वाल पंवार वंश का सूची थी बैकेट के अनुसार, है ना। तो इसमें जो ध्यान देने वाली कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है कि किसने कितना राज्य करा। आप लोग ये पढ़ सकते हैं या इनका कार्यकाल पढ़ सकते हैं कि पहले कनकपाल आया, फिर श्यामपाल आया, फिर पदुपाल आया, फिर अभिभगत पाल आया। तो इस तरह से कभी कभी वो ये पूछ देता है कि जो इनका कार्यकाल है वो घटते हुए क्रम में, मतलब पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, है ना, उस क्रम में लगाते हुए चले तो ये पूछा जाता है। जैसा जयपाल सातवां 37वां था, 31 वर्ष राज करा, अनंतपाल द्वितीय। अब आपका वो होगा कि ये जैसे लखन देव था भाई, इसने जो करा था ताम्र मुद्राएं मिली थी, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो गैप है, तो इसके इनके बारे में इतना ज्यादा हमको पढ़ने को नहीं मिलता, मतलब इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है ना। इतिहास बहुत जो है टूटा फूटा है उत्तराखंड का, है ना। कोई तामपत्र से लिया गया है, कोई कहीं से लिया गया है, कोई किसी इतिहासकार ने भी कहा है, तो कईयों के बीच में तो अपवाद ही है, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। तो ये आपको पूरा पढ़ के जाना। आपको पता है कि टोटल 60 हुए हैं राजा, लास्ट मानवेंद्र शाह थे, अंतिम पंवार शासक टिहरी रियासत का था ये, है ना। ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें प्रदीप शाह ने जो है सबसे ज्यादा 63 वर्ष तक शासन करा था, और उपेंद्र शाह ने 1 वर्ष तक। तो ये आपको पढ़ के चल जाना है। तो सबसे कम कार्यकाल किसका था, उपेंद्र शाह का, और सबसे ज्यादा जो था वो 63 वर्ष किसका था, प्रदीप शाह का। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और इनका जो क्रम है वो आपको याद करके चलना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। अब देखिए, गढ़वाल के किले गढ़ और किले बड़े फेमस थे, है ना। इसमें से देखिए आपको 52 गढ़ जो है में विभक्त था ये, है ना। इसमें पहला गढ़ जो था नागपुर गढ़, जो कि जौनपुर परगने में नाग देवता का मंदिर था। तो नागपुर गढ़ का गढ़पति कौन था, भजन सिंह। ये पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि आपकी किताब में सारे गढ़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ गढ़ हैं जिनके बारे में बताया गया, जैसे कि नागपुर गढ़ का भजन सिंह था वह। दूसरा गढ़ कौलीगढ़ बछवाड़ बिस्ट से संबंधित है ना। इसी तरीके से चौथा गढ़ फल्याणगढ़ जो है वो शमशेर सिंह से संबंधित है, नामक व्यक्ति को ब्राह्मण को दे दिया था, है ना। रवाणी जाति का गढ़ था ये। कौन सा, तीसरा गढ़ जो रवाणगढ़ है। बांगणगढ़ खसिया जाति के नागवंशियों का था। छठवां गढ़ कुइलीगढ़, कुइलीगढ़ जो है जौरासीगढ़ से भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो सातवां गढ़ भरपूर गढ़ का अंतिम गणपति जो था गोविंद सिंह सजवाण था। कौन था, गोविंद सिंह सजवाण था। वहीं 10वां जो था वो था मुंगरागढ़, रवाई क्षेत्र में रावत जाति का क्या था, गढ़ था। उसी तरीके से 11वां देखिए रैकागढ़, अंतिम गणपति रमोला जयचंद का था।
है ना। उप्पूगढ़ ये पेपर में पूछा गया था पहले भी, कफ्फू चौहान का, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि 13वां गढ़ था ये कौन, उप्पूगढ़। तो इस तरीके से आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। चाहे आपके पास में कोई बुक है उसमें भी दिया रहेगा, अजय रावत की किताब में भी है, और साथ ही साथ बीएस नेगी में तो दिया ही है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको पूरा का पूरा, इनकी लिस्ट को, है ना, एक तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सिर्फ वन लाइनर ही दिया गया, कुछ बहुत बड़ा आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जो मेनली आता है, जैसे कि यहाँ पे ये देवलगढ़ वाला आपने पढ़ा ही है कि अजयपाल से संबंधित है, गुजुड़ूगढ़ आपका पौड़ी जिले में पड़ता है, लखनपुरगढ़ अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है, और ये जो था कत्यूरी वंश के शासक लखनपाल देव के नाम पर पड़ा था। तो अब जैसे कि चमोली जिले में कौन कौन से गढ़ हैं ये पेपर में आपके पास में आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे चांदपुरगढ़, है ना, साथ ही साथ लोहाबगढ़, नागपुरगढ़, कंडाड़ागढ़, बधानगढ़। अब बधानगढ़ जो है पिंडर नदी क्षेत्र पर है, और ये गढ़वाल और जो है कुमाऊं के बीच में बॉर्डर जो पड़ता है वो बधानगढ़ पे पड़ता है। तो चंद और पंवार का विभाजक सीमा थी। तो ऐसे सवाल पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कंडारागढ़ में अंतिम गणपति मंगल सेन किससे संबंधित है, तो कंडारागढ़ से संबंधित है। दिलेवर सिंह और प्रमोद सिंह किससे संबंधित है, लोहाबगढ़ से संबंधित है। अगला पूछेगा कि मनीलागढ़ जो कि दूधा थौली पर है ना, कत्यूरों से संबंधित है। जब अल्मोड़ा जाओगे तो मनीला देवी जरूर जाइएगा। बाज बहादुर चंद इस गढ़ पर आक्रमण किया था। तीलू रौतेली वाली कहानी मैंने आप लोगों को बता रखी है। दसोलीगढ़ ये चमोली जिले में स्थित है। पौड़ी जिले में क्या है आपको पता है, देवलगढ़ है। अजयपाल ने 1512 में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की थी, है ना। और गौरजा देवी का मंदिर भी बनवाया था उसने यहाँ पे, किसका, गौरजा देवी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नयालगढ़ नयाल जाति से संबंधित है। भैरवगढ़ आपको पता है भैरव देव का मंदिर है। कांडागढ़ पौली जिले के नयार घाटी में। गुराड़चढ़ आपको पता है चांदपुर पर्वत श्रृंखला पे है। एकेश्वर महादेव मंदिर। गुजुड़गढ़ पौड़ी के मल्ला सलाण गुज्जर प्रतिहार राजपूतों से संबंधित है। और ये ऐसी तारागढ़ और उल्खागढ़ है। अब टिहरी गढ़वाल के गढ़ कौन कौन से, धत्यूणगढ़, उप्पूगढ़, मौल्या रमोली, धमोड़ूगढ़ और कोटागढ़। अब गंगू रमोले के बारे में पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे मौड़ मेला आपको दिख रहा है, ये माछों का मेला लगता है अगलाड़ नदी पे, और ये टिहरी पे स्थित है। इस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं इससे पहले भी। तो इस तरीके के सवाल पूछता है। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि गढ़ गंगू रमोला उसके पुत्र सिद्धुआ और बिधुआ का गढ़ था, है ना। सेम मुखिम क्षेत्र में था ये टिहरी के, जो नाग देवता का मंदिर है। तो पेपर में कभी कभी जो सवाल बनते हैं वो छोटी छोटी जगह से सवाल बन जाते हैं, और वो कभी कभी नजर नहीं पड़ती हमारी। तो अगर आप गढ़ पढ़ते हैं तो ऐसे गढ़ पढ़िएगा जिनके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है ना। और ऐसे भी ये देखो, जैसे कप्पू चौहान का दे रखा उप्पू गोड़, गंगू रमोला का मौल्या रमोली, है ना। रमोली से समझ जाओ गया रमोला, पर मौल्या दे दिया थोड़ा समस्या हो जाएगी। अब गंगू रमोला जो था टिहरी गढ़वाल के रमोली गढ़ में वीर पराक्रमी गणपति गंगू रमोला था। उसके दो पुत्र थे, सिद्धुआ और बिधुआ, जो चौहान वंशी गणपति था। गंगू रमोला ने ही सेममुखी में 7 मंदिरों को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो कुछ इस तरीके के मैंने आप लोगों को ये लास्ट में एक कटिंग दे दी है किताब की, है ना, ताकि आपकी कुछ छूट ना जाए, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है गढ़ को। बस आप एक नज़र पढ़ के चले जा रहे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कि कौन सा गढ़ कहाँ है, कौन से जिले में स्थित है। और बाकी तो आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें इसको तो आप अजय रावत की किताब से इसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। इस सेशन में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।